किसान, बदलते भारत की शान। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से हम आपको जानकारी देंगे जैविक खेती के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे हम अभी का जो समय चल रहा है इसमें लीची में फलत की समय जो देखभाल की जाती है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखभाल काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय की। और इसके साथ ही इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि प्रणाली एवं पठारी अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर जयपाल। तो इनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके से अभी का जो समय चल रहा है वो लीची की बागवानी हमारे किसान करते हैं, उसके फलन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाती है यहाँ डॉक्टर दिनेश, अगर हम जैविक खेती की बात करें, क्योंकि एक समय था जब लोगों को कहा जाता था, जागरूक किया जाता था, लेकिन अब जो किसान है वो काफ़ी आगे निकल गया है आज के समय में। और करीब अगर 5 वर्ष पहले की हम बात करते हैं, कितना बदलाव आपने देखा है कृषि क्षेत्र में जैविक पद्धति को लेकर? निश्चित तौर पे जो हमारी परंपरागत खेती है, या जो जिसको मोटे तौर पे रासायनिक खेती भी कह सकते हैं हम, उससे किसानों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है या कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, उसको भी कोई नई चीज़ चाहिए, ऐसा खाद्य पदार्थ चाहिए जिसमें जहरीली चीज़ें ना हो। कई बार असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान भाई जाने अनजाने में रसायनों का प्रयोग कर देते हैं, खास करके कीटनाशकों का, इस तरह की जो दवाएं होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा अपना मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, पानी दूषित हो जाता है, यहाँ तक कि पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। दूसरे परंपरागत खेती में जैसे यूरिया का ज़रूरत से ज़्यादा किसान भाई
प्रयोग कर देते हैं, जाने अनजाने में असंतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं जी। जिससे बहुत सी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे पर्यावरण में बढ़ जाती हैं। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इनसे भी आता है। ये कुल मिला के ये है कि फिर ये आंशिक रूप से आपका जो जलवायु परिवर्तन है उनमें शामिल हो जाती है, उसकी वजह से जिम्मेवारी आ जाती है इनके ऊपर। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारी वर्तमान खेती है उसमें किसानों को आमदनी बढ़ानी है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और मिट्टी का स्वास्थ्य बना के रखना है। तो इस दिशा में जैविक खेती एक आवश्यक कदम हो सकता है, यानी एक पद्धति और कई काज हम मान सकते हैं जैविक खेती को। और अभी का जो समय यानी खरीफ में हमारे किसानों के पास किस तरह के विकल्प हैं, कैसे वो इसमें अलग अलग फसलों की जैविक खेती कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम दिनेश जी से लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। हरित क्रांति के दौरान देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी रासायनिक दवाएं छिड़की जाने लगी। इन रसायनों ने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन मिट्टी को कमजोर और फसलों को जहरीला बना दिया है। इतना ही नहीं, ये कीटनाशक पर्यावरण को भी दूषित करने लगे। इन दुष्परिणामों का असर इंसान ही नहीं, पशुओं की सेहत पर भी पड़ रहा है। आज जब देश उत्पादन के मामले में नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करने की बात की जाने लगी है। जैविक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार इस तरह की खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इससे न सिर्फ जमीन की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को ज्यादा मुनाफा होता है। सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर इलाकों में जैविक खेती और भी ज्यादा फायदेमंद है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों पर जैविक उत्पाद ज्यादा खरे उतरते हैं। दुनिया भर में जितने भी शोध हुए हैं, उनमें से ये बात निकलकर सामने आई है कि जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है। लेकिन इसमें कमी भी है। जब आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो कम से कम 3 साल तक पैदावार कम होती है। यही वजह है कि इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर खेती करने की सलाह देते हैं। तो लगातार एक जो मांग निकल कर आती है, हमारे अलग अलग फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें या इसके साथ साथ अनाज की बात की जाए, उसको पूरा करना भी ज़रूरी है खाद्य सुरक्षा के लिहाज से। और अब काम होता है पोषण सुरक्षा पर भी, जिस वजह से हम मान सकते हैं कि जो जैविक पद्धति है हमारी खेती की, ये उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर जयपाल का आइए अब रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जयपाल, जानना चाहेंगे आपसे, अभी का जो समय चल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं लीची के लिए? समय भारत में इसमें अग्नि बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे कितना फ़ायदा, देखिए हमारे जो लीची की बागवानी करते हैं किसान, उनको यहाँ हो सकता है और किस तरह की सावधानी उनको रखनी होगी फलन के समय। फिलहाल आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आकर्षक रंग, स्वाद और गुणवत्ता की वजह से लीची दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला फल है। लीची उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। लीची के फल मई जून में पककर तैयार हो जाती है, जिनकी तोड़ाई मई से जुलाई तक होती है। ज्यादा गर्मी और तेज हवाओं की वजह से बागों में नमी कम हो जाती है, जिससे फलों के फटने की समस्या आने लगती है। इसलिए फल लगने से लेकर पकने तक समय समय पर पानी देते रहे। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो, सिंचाई भी पर्याप्त नहीं हो पाई हो और हवाएं भी तेज चल रही हो, तो फल छोटी अवस्था में ही झड़ने लगते हैं। रोकथाम के लिए खाद और पानी का सही इंतजाम रखना होगा। दूसरी ओर फसल पकने पर मौसम में अगर नमी हो तो फल भेदक कीट का हमला हो सकता है।
इसके पिल्लू डंठल के पास से फलों में घुसकर उन्हें खाने लगते हैं। यहाँ तक कि फल खाने योग्य नहीं रहते। फल पकने के दौरान लीची बग का भी प्रकोप हो जाता है। इसके नवजात और वयस्क दोनों ही नरम टहनियों, पत्तियों और फलों से रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं, जिससे फलों की बढ़वार रुक जाती है। जब भी कोई समस्या आए तुरंत वैज्ञानिक सलाह से उपचार करना चाहिए। लीची के फलों की तुड़ाई के बाद खाद दे दे, जिससे पौधों में कल्लों का विकास और फलन अच्छा होता है। तुड़ाई के बाद पेड़ों पर नए कल्ले निकलते हैं। तुड़ाई के बाद तेज धारदार औजार से गुच्छे के साथ साथ 15 से 20 सेंटीमीटर टहनियों को भी काट ले। इन्हीं डालियों से जुलाई अगस्त में बेहतरीन कल्लों का विकास होगा, जिन पर खूब फल लगेंगे। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी है जो आपको रखनी होगी अभी के समय जो लीची का जब फलन होता है, और ऐसे में अगर आप सही समय पर सही सावधानी अपनाएंगे तो आने वाले समय में और ज़्यादा लाभ इसके ज़रिए आपको मिल सकता है। लेकिन लाभ बढ़ाने के लिए आज आपको हम बता रहे हैं जैविक पद्धति के बारे में भी। और अभी जिस तरीके से डॉक्टर दिनेश हम देखते हैं जो खरीफ का समय है, इसमें क्या क्या विकल्प किसानों के पास हो सकते हैं अगर वो अलग अलग फसलें लेना चाहते हैं तो? बिल्कुल, जैविक खेती के अंतर्गत धीरे धीरे हमारे देश में क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ अब फसलों की भी जहाँ तक बात है तो इसमें हमारे जो सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जी है, फल है, सभी तरह की, चाय, कॉफ़ी, सबकी जैविक खेती की जा सकती है। लेकिन जो किसान भाई शुरुआती या इसकी आरंभ में है, उनको ध्यान देना होगा अपने क्षेत्र विशेष में मांग किस चीज़ की है, जिसकी कमी हो उसको अपनाएं। और दूसरे ऐसी फसल आप लें जिसकी प्रोसेसिंग वगैरह भी वहाँ आसानी से हो जाए जी। और जिसमें कीड़े मकोड़े, बीमारी वगैरह कम आती हो। इसी तरीके से जब आप फसल का चयन कर लें तो किस्मों पे भी ध्यान दें उसकी। हर किस्म जैविक खेती में कामयाब नहीं होगी। ऐसी किस्म खास करके जो आपका कीड़ा मकोड़ा और बीमारियों के प्रति रोधिता रखती हो और जिसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम हो और थोड़ा कम अवधि में पकती हो, इस तरह की किस्में आपको ज़्यादा लाभ देंगी जैविक खेती में। बनस्पत इसके के लंबी अवधि की किस्में और जिनमें कीड़े, बीमारियां, रोग वगैरह ज़्यादा आते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मोटे तौर पे अब धान का समय आ रहा है, जहाँ धान होता है वहाँ धान की जैविक खेती की जा सकती है, खास करके जो बासमती धान है उसकी की जा सकती है। इसी तरह से जो हमारे दालों वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इनमें काफ़ी स्कोप है जैविक खेती का। साथ ही साथ कुछ मसाले वाली फसलें हैं, उनमें भी अच्छे से आपकी जैविक खेती की जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग विकल्प आपके पास हैं, इसमें आप चाहें तो इन्हें अपना सकते हैं और सफलतापूर्वक जैविक खेती कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो सावधानी अपनाना है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है अभी का जो समय चल रहा है, लेकिन किस तरीके से जब तुड़ाई की बात आती है, अच्छा फलन जो है वो होना चाहिए, किस तरह की चुनौतियाँ अमूमन इस दौरान आती हैं जो किसान बागवानी कर रहे हैं लीची की उनके सामने? देखिए अभी का जो अवस्था है इसमें ध्यान दें, सब इसमें है आप पानी इंतजाम करना है, क्योंकि पानी की कमी छड़ने की बहुत समस्या थी। कभी हम देखते हैं होती है तो पानी को है वो बहुत है, इसमें हमारे तकनीक प्रबंधन इसके साथ में ही अगर काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की जब हम बात करते हैं वहाँ पर जब सिंचाई की बात की जाती है, पानी की व्यवस्था की बात की जाती है, क्योंकि ना सिर्फ जो अधिकता है वो भी नुकसानदेह हो जाती है कभी कभी, और अगर उसकी कमी हुई तो उसका भी हर्जाना जो है कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी यही कि सारी जो जानकारी है किसानों को होनी चाहिए, उचित प्रबंधन जो है वो समय रहते किसानों को अपनाना चाहिए। और खासतौर से यहाँ डॉक्टर दिनेश जिस तरीके से आप बता रहे थे जो हमारी खरीफ की फसलें उसमें किस्मों का जो चयन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारे में और भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण मोहन पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जानकारी लेना है जैविक कीटनाशक बनाने के बारे में। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जैविक कीटनाशक कैसे बनता है? जी, जैविक खेती के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? वही कीटनाशक कीटनाशक जो है वो क्या हो सकता है? चलिए
जैविक खेती अगर हमारे किसान करते हैं तो कीटनाशी के लिए किस तरह का हो सकता है? जी जी कैसे बनाया जाए? देखिए, इसमें कीटनाशक की जहाँ तक बात है, अगर आप जैविक खेती करना शुरू कर देते हैं, शुरुआती दौर में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे 3 साल का कन्वर्जन पीरियड पास होता है, जो रूपांतरण काल होता है 3 साल का, फिर उसके आगे समय बढ़ता है, समय बीतता है, तो धीरे धीरे वहाँ की जो जैव विविधता है, जो हमारे मित्र कीट हैं, वहाँ बढ़ते जाते हैं। हमने खुद तजर्बा किया है, अनुभव किया है कि 10, 15, 20 साल में बड़े आराम से उसमें कीड़े मकोड़ों का नुकसान जो है, बीमारियों का कम हो जाता है। बहुत अंतर पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जैविक खेती में हम विविधता बना के रखते हैं। फसलों की अंतर सस्यन किया जाता है, अंतर्वर्ती फसलें ली जाती है, मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, साथ ही साथ जो फसलों का चक्रीकरण है वो भी किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के अंदर दोनों की जैव विविधता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वैसे भी इसमें बीमारियां और कीड़े मकोड़े कम आते हैं। अगर आते भी हैं तो आप सारी सावधानियां बरतें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें, समेकित कीट प्रबंधन करें, जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। रसायनों की जगह पे हमारे पास बोटेनिकल्स, हमारे पास बहुत से संसाधन उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल सबसे आसान है। आप नीम के बीज लेके उनको पाउडर बना के पीस के उनका अरक निकाल सकते हैं और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ बाजार में भी नीम का तेल मिलता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल या बोटेनिकल्स हैं जिनकी मदद से आप कीड़े मकोड़ों का, बीमारियों का नियंत्रण जैविक खेती में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके साथ साथ स्टिकी ट्रैप जो है उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कोशिश यही है आपकी जो लागत है वो कम हो सके और आपको अच्छी गुणवत्ता का जो उत्पाद है वो जैविक खेती के जरिए प्राप्त हो सके। आगे भी आपको इस बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी आज दे रहे हैं जैविक खेती और साथ ही लीची के फलन के समय किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, किस तरह की देखभाल आपको करनी चाहिए, इस बारे में। और फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जो हैं वो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं नंद स्वरूप जी? मैं जानना चाहता हूँ पौधा के व्यवहार के लिए जो पोषक तत्व पौधे में कार्बन हमारा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, जस्ता है, लोहा है, कॉपर है, बोरान है, मैग्नीज है, क्लोरीन। ऐसी चीजें जैसी खेती करने के लिए जैसे जीवांत मिट्टी में हो, हमारे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बनिक तत्व हो, अन्य तत्व हो, तो इसको किस प्रकार से पैदा करें जिससे जैविक खेती में सफल कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। पहले तो देखिए इतने ज़्यादा पोषक तत्वों के नाम आपको याद है तो पूरी जानकारी आपको है, अच्छी बात ये। लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा डॉक्टर दिनेश, क्या उसमें आप इनको जानकारी देना चाहेंगे, कैसे इसकी जो मात्रा है जीवांश की वो बढ़ा सकते हैं? पोषक तत्वों की जो भरपाई है या पूर्ति है जैविक खेती में, हम बहुत तरीके हैं, सबका समेकित प्रयोग करना है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं फसल चक्र से। आपको फसल चक्र जैविक खेती में अपनाने हैं और फसल चक्रों में 2 बात का ध्यान रखना है। एक तो आपको दलहनी फसलों का समावेश करना है, चाहे हर साल एक दलहनी फसल लें जो कि 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है, या फिर आप जो हरी खाद है, हरी खाद को अपने फसल चक्रों में फिट करें। साल में 2 बार 3 बार आप हरी खाद भी ले सकते हैं, साल में 2 बार 3 बार आप
दलहनी फसलों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि दलहनी फसलें आप जरूर शामिल करें या हरी खाद लगाएं। जी। दूसरा, इसके बाद बात आती है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका भी सामंजस्य बैठा सकते हैं। हरी जो पत्तियों की खाद होती है, बहुत सारे देश के हमारे ऐसे इलाके हैं जिनमें पत्तियों की जो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग है, जैसे सूबबूल है, उसकी मुलायम पत्तियां काट के मिट्टी में मिला सकते हैं। जी। इसके अलावा जो हमारे फसलों के अवशेष है, जैसे जलाते हैं कुछ लोग, उसकी कंपोस्ट बनाई जा सकती है। उसको जल्दी से खेत में भी गलाया सड़ाया जा सकता है, जिससे कि पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। इनसे सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की नहीं, बल्कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनके सर ने नाम गिनाए हैं, उनकी आपूर्ति की जा सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे ऊपर आपके बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक हैं। फास्फोरस के लिए फास्फोरस घोलक टीका उपस्थित है। अब तो जिंक घोलने वाला टीका भी आ गया। तमाम तरह के टीके हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हैं। अब धान का समय आ रहा है तो नील हरी शैवाल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं और सबको हम इकट्ठा करके जो भी हमारे लोकल स्थिति में, स्थानीय स्थिति में उपलब्ध है, उनका कॉम्बिनेशन बना के प्रयोग में ला सकते हैं। एक और आखिरी चीज़ है कि जो गंधक है, जैसे गंधक या कैल्शियम है जैसे, तो उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। नेचुरल फॉर्म में जो गंधक होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से इस्तेमाल आप इनका कर सकते हैं, और जैविक पद्धति के तहत कोशिश यही है कि किस तरीके से अलग अलग जो उपाय हैं वो आप कर पाएँ, अलग अलग माध्यम आपके पास है। यहाँ डॉक्टर जयपाल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार आप बता रहे हैं किस तरीके से अगर अच्छे फलन हमें चाहिए लीची के बागों में, तो किस तरीके की देखभाल हमें आवश्यक हो जाती है इस समय में, और किस तरह की जो चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं वो आ सकती हैं। अगर खासतौर से कीटों की हम बात करते हैं तो क्या इस दौरान किसी तरह का जो प्रभाव है वो आ सकता है फल पर? जैसे मुख्य रूप से तो कीट की हम बात करते हैं तो कीट में दो कीट महत्वपूर्ण है। एक फल भेदक है, जो इसके जो फल का जो डंठल होता है वहां से इसमें भेद करके, और जो इसका लीची का बीज होता है उसको खाता है, और उसके खाने की वजह से इसको जो लीची की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और उसका प्रेफरेंस कम होता है। इसी फल भेदक की वजह से लीची के झड़ने की समस्या भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि कई इलाकों में जो झारखंड से शुरू हुआ था गंदी बग का प्रकोप, और ये अभी जो बिहार जो मुख्य उत्पादक है लीची का, वहाँ पे भी इसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। बिहार में, उत्तराखंड में, और अभी पंजाब से शिकायतें आ रही है, और पूर्वोत्तर में जो गंदी बग है इसका प्रकोप बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और यह कीट क्या करता है कि जहाँ पे डंठल लगा हुआ है वहाँ से उसका रस चूसता है, और रस चूसने की वजह से जो फल लगा हुआ है वो कमजोर होता है और वो फल झड़ जाता है। और कई बार इसमें क्या होता है कि ये कीट परेशान होने की वजह से या वैसे भी एक बहुत एसिड छोड़ता है, और एसिड की वजह से फल पर काले काले धब्बे बन जाते हैं और फल जो उसकी कितनी क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो ये दो मुख्य कीट हैं जो इसमें अभी मुख्य रूप से इसमें लगते हैं। इसके साथ में अगर हम बीमारी की बात भी करते हैं कि कई बार किसान समझ नहीं पाते हैं कि सन स्ट्रोचिंग हो रहा है या फिर आपको उसमें बीमारी है कि फल पे काला धब्बा शुरू होता है श्याम वर्ण रंग का, और ये धब्बा जो बढ़ करके बाद में जैसे लीची को स्टोरेज करते हैं वहां पर भी ये जो बीमारी है जाने की वजह से उसके जो भंडारण क्षमता है, क्योंकि लीची तो पहले से ही उसकी भंडारण की क्षमता कम रहती है, और उसके साथ में अगर वो बीमारी का प्रकोप और हो जाता है तो उसकी जो कीपिंग क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, और फलों की जो फटने की समस्या है उसमें भी उसको बढ़ाने में भी एक तरह से उसको सहायता करता है। तो यह एक बीमारी है जिसमें बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, किसान बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं इस समय में। इस बीमारी को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके साथ में एक और बीमारी है जिसको भूरा चक्का बीमारी बोलते हैं। ये बीमारी की जो एनआरसी लीची है वहां से रिपोर्ट की गई कि इसकी वजह से फलों पर भूरे भूरे बनते हैं और फल गिरते हैं। तो ये समस्या अभी लीची में, अभी इसी समय में आपको लीची में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और काफ़ी महत्वपूर्ण कि इनका समय से इन पर जो नियंत्रण है वो हमारे किसान कर सके, जिससे अच्छी मात्रा में जो फल है वो उनको मिले, अच्छा उत्पादन हो, गुणवत्ता वाला फल हो, इसका बेहतर दाम जो है वो हमारे किसानों को बाज़ार में मिल सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर दिनेश, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बेहतर बाज़ार जो है किसानों को मिलना चाहिए, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन एक जो किसान है कभी कभी उनके मन में शंका ये हो जाती है कि जैविक
पूरी तरीके से जैविक होने में करीब 2 से 3 साल का समय लग जाता है, और उसके बाद जो एक मामला अटकता है, एक समस्या किसानों की आती है, वो है प्रमाणीकरण। इसको लेकर किस तरह का बदलाव हुआ है अगर इस क्षेत्र में हम बात करते हैं? देखिए, जहाँ तक विपणन की बात है, बेचना है किसान को अपना सामान, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मॉडल हैं और जो किसान अपना सकते हैं। और मोटे तौर पे जैसे भारत सरकार ने कुछ समय पहले आपका जैविक खेती का एक पोर्टल बनाया है, जिस पे जो उपभोक्ता भी खरीद सकते हैं, आपके जो इसका खरीद फरोख्त है आपके जैविक उत्पादों की, वो हो रही है जी। साथ ही साथ प्रमाणीकरण तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रमाणीकरण के किसान भाइयों, आपका उत्पाद कोई भी उपभोक्ता खरीदना नहीं चाहेगा जी। प्रमाणीकरण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आपको एक प्रमाण पत्र चाहिए कि जो आपने जैविक उत्पादन लिया है, किया है किसी भी चीज़ का, वो आपने जैविक जो स्टैंडर्ड है, हमारे मानक है, उनके आधार पे किया है। जिसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, एक सनद चाहिए, एक प्रमाण पत्र चाहिए। उसके लिए 2 तरीके का हमारा प्रमाणीकरण होता है। एक एपीडा कराती है, जिसको तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण कहते हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जी, और जो कि जिसमें खर्चा आता है। और दूसरा हमारा पीजीएस होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये आपका निःशुल्क होता है, लगभग निःशुल्क होता है जी। तो ज़्यादातर किसान हमारे देश के जो देश में अपना जैविक उत्पाद बेचना चाहते हैं, वो पीजीएस प्रक्रिया से जो है अपना प्रमाणीकरण कराते हैं। इसमें एक फ़ायदा और है कि पीजीएस में आपका निःशुल्क तो है ही, साथ साथ जो रूपांतरण काल है, 3 वर्ष का रूपांतरण काल है, उसमें जो उत्पाद आता है उसको वो पीजीएस ग्रीन मानते हैं, जिसके दाम आपको जो आम प्रोडक्ट है, आम उत्पाद है बाजार में, जो परंपरागत खेती से पैदा किया गया है, उसकी तुलना में आपको ज़्यादा आमदनी हो सकती है, ज़्यादा पैसा मिल सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आपने मानकों का जिक्र किया, तो ये जो जैविक उत्पाद के हमारे जो मानक हैं, इनकी जानकारी एक किसान को कहाँ से मिल सकती है? क्योंकि उसी के अनुसार फिर उनको शायद जो जैविक खेती है उसको आगे करना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जब प्रमाणीकरण संस्था के पास आप जाएंगे तो वो आपको विस्तार से ये जो मानक है इनकी जानकारी देंगे। और वैसे भी किसान भाई आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप ये भी सीख रहे हैं, और धीरे धीरे डिजिटल की तरफ हमारे किसान भी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल जैसे एपीडा की वेबसाइट है, आप एपीडा APEDA एपीडा आप टाइप कर दें गूगल में जाके, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, और ये आप वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मानकों को देख सकते हैं। 2005 में इन्होंने मानक बनाए थे, जो 2014 में रिवाइज किए गए। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं। उसमें मीन्स डूज एंड डोंट्स, क्या आप जैविक खेती में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरह से फसल चक्रों को अपनाना, कैसे कीड़ों का नियंत्रण करना, कैसे मछली उत्पादन करना, कैसे मधुमक्खी पालन करना, सब लिखित रूप से मौजूद है, और उन्हीं को आपको पालन करके अपना उत्पादन करना है। तो यही हमारे मानक है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से इनकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। साथ ही डॉक्टर जयपाल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर फलन के समय की जो देखभाल की हम बात करें, इस वक्त और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कृषि कार्य हैं जो हमारे किसानों को करने होंगे? देखिए, हमने तो पहले बात की है कि इसमें जो कीट की समस्या है उसके लिए अभी का समय है, उस टाइम में आपको किसानों को छिड़काव या फिर जो भी कार्य करने हैं वो अभी का बहुत महत्वपूर्ण समय है जी। अगर कीट नियंत्रण जो हमने फल भेदक की बात की है, फल भेदक कीट के जो रासायनिक नियंत्रण अगर हम करते हैं, तो रासायनिक नियंत्रण में एक थियाक्लोप्रिड आता है, 21.7% SC का फॉर्मुलेशन है, उसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी से, या फिर नोवाल्यूरोन 10 EC का एक प्रोडक्ट आता है, उसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर इनमें से दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, नोवाल्यूरोन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट का, उसका भी एक अभी आपको एक मुख्य रूप से अभी छिड़काव जल्दी से करना है, क्योंकि इस समय में ही जो कीट का जो अंडा दिया हुआ है उसमें से जो लार्वा निकलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और ये अभी इसमें से आपको फल में जो छेद करना शुरू कर देगा। तो इस समय आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है किसानों का बीसी के लिए, तो उस समय आपको छिड़काव करना बहुत जरूरी है। अगर हम, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा सजगता हो रही है जैसे ऑर्गेनिक खेती के बारे में, तो इस समय इसमें भी अवेलेबल है कि अब जो एक फिरामोन ट्रैप्स आती है, इसमें स्पीसीज का बहुत हमने देखा है, तो पोलोको मार्फत जो लीचिएला और चाइनेंसिस 2 स्पीसीज है, उन्हीं का फिरामोन ट्रैप लगाएं,
ट्रेप के साथ में जो नीम आधारित कीटनाशक है जैसे नीमार्ट है या नीम ऑयल है 4 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से अभी छिड़काव करके एक इसके बाद में 10 दिन के बाद में एक और छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि जो कई बार अगर आपको लीची को बाहर भेजना है तो लीची में जो कीटनाशकों के अवशेष हैं उनकी समस्या से आपको निजात मिल सकता है। और आप ऐसा करके जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं तो वो भी ऐसा जो फेरोमोन ट्रैप स्पेशली और ये जो नीम जो आधारित कीटनाशक है उनका छिड़काव करके कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो क्योंकि महत्वपूर्ण है, मैंने अभी बोला कि गंधी बग का प्रकोप काफी अभी देखने को लीची में मिल रहा है, जो एक मुख्य रूप से एक मुख्य कीट होता जा रहा है लीची के साथ में। तो इस कीट का नियंत्रण अभी बहुत जरूरी है और कीट के नियंत्रण के लिए जो कीटनाशक है जैसे उसके नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल प्लस थियाक्लोप्रिड को कॉम्बिनेशन को या फिर आप जो प्रोफेनोफोस है उसको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं किसान किसी समय में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस खेत में जिस बगीचे में इस कीट का प्रकोप हुआ है वहां पर अगर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव कीटनाशकों का छिड़काव स्पेशली यह देखा गया है कि जैसे ही अगर इस कीट का प्रकोप था वहां पे तो आपका फल बहुत ज्यादा झड़ेगा। तो इसके लिए हम सुझाव देते हैं कि जब भी गंधी बग के नियंत्रण के लिए आपको कीटनाशक का छिड़काव करना है तो खेत में सिंचाई जरूर करें, पहले सिंचाई करें और दूसरे दिन उसमें जो कीटनाशक का छिड़काव करें, क्योंकि अगर छिड़काव आप नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा फल झड़ने की समस्या रहती है, क्योंकि इसका जो एसिड है इसका जो छोड़ा हुआ और उसके साथ में क्योंकि अभी मौसम भी काफी सूखा है, तापमान में बढ़ोतरी है, तो जैसे छिड़काव करेंगे फल झड़ने की समस्या बढ़ेगी। तो किसान भाई इस चीज में दोनों कीटनाशक जो दोनों कीट है उसके प्रबंधन में जरूर ध्यान रखें। चलिए इन बातों का ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा, तभी अच्छा जो फल उत्पादन है हमारे किसानों को मिल सकेगा और उसके ज़रिए उनकी जो आय है उसमें भी इजाफा संभव हो पाएगा। आगे भी आपको हम बताएंगे ना सिर्फ लीची में किस तरीके से फलन की देखभाल आपको करनी होगी और जैविक खेती से और कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है, सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जैविक खेती और इसके साथ साथ अभी का जो समय है वो लीची के फलन का है, तो वहाँ पर किस तरह की देखभाल आपको करनी चाहिए जिससे अच्छा फल उत्पादन जो है वो आपको मिल सके। यहाँ डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ जब हम मानकों की बात करते हैं या इसके खासतौर से मार्केटिंग की बात की जाती है, किसानों को फ़ायदा तो होता है, लेकिन अगर गुणवत्ता में जब फ़ायदे की हम बात करते हैं तो कितना अंतर हम मान सकते हैं पारंपरिक तौर पर जो हमारे किसान खेती करते हैं और जो जैविक पद्धति से कर रहे हैं, गुणवत्ता में किस तरह का जो अंतर है अमूमन वो देखने को मिलता है? जी, गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है, जैसे कि इनमें शुष्क पदार्थ की मात्रा जैविक उत्पादों में ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ फास्फोरस का प्रतिशत भी जैविक उत्पादों में ज़्यादा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे खून के अंदर जो रेडिकल्स होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, उनकी धुलाई और सफाई के काम में आते हैं। मोटे तौर पे हमारे स्वास्थ्य के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है। और ऐसा पाया गया है कि जो हमारे जैविक उत्पाद हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट जो है 50% के आसपास ज़्यादा होते हैं परंपरागत तौर पे जो हम खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं उसकी तुलना में। इसी तरीके से तमाम अध्ययन ऐसे हुए हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, वो गाय के या भैंस के दूध में कम पाए जाते हैं तुलना करें अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी जो संतृप्त वसीय अम्ल हैं वो उनकी तुलना में असंतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा होते हैं जैविक विधि से अगर हम दूध का उत्पादन करते हैं या मीट का उत्पादन करते हैं। तो लाभ ही लाभ है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और दूसरी बात यह है कि ये सेफ होते हैं, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं जैविक विधि से, इनमें मोटे तौर पे पेस्टिसाइड फ्री होते हैं। जो हमारे पीड़कनाशी या केमिकल नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। बहुत कम चांस होता है कि इनके अंदर केमिकल्स जो हमारे नुकसानदायक केमिकल्स हैं वो आ जाएं। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे जैव और दूसरा खाने में भी अच्छे होते हैं, जो टेस्ट है, कलर है, अरोमा है, इस तरह के भी अध्ययन हुए और उसमें पाया गया है कि इसमें परंपरागत पदार्थों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बेहतर गुणवत्ता जो है वो आपको मिलती है और उसके बाद बेहतर भाव जो है या बेहतर बाजार जो है वो हमारे किसानों के सामने रहता है, जो कि उनको और ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। और कभी कभी हम देखते हैं जो किसान है वो लीची के गुच्छों को एक लिफाफे में बंद करके उसको छोड़ दिया जाता है जिससे किसी तरह का नुकसान ना हो। क्या उसके पीछे भी कोई प्रमुख कारण है? कि हमने आजकल बहुत सारा, क्योंकि लीची जो है हम जैसे बात कर रहे हैं कि इसमें फटने की और कीटों का जो आक्रमण है बहुत ज़्यादा होता है और जो कीटनाशकों का प्रभाव उस समय में बहुत कम, उसका इफेक्टिवनेस कम रहता है। तो इस समय में एक पॉलीप्रोपाइलिन जो बैग्स होते हैं रिकमेंड किया गया है इसको। जो पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स होते हैं इस जो खास तौर से बने हुए रहते हैं, तो उनको जो लीची के जो गुच्छे हैं उनको उसमें बैगिंग करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि इसको फायदा करने के बाद, इसको लगाने के बाद में सबसे पहला ये है कि जो लीची में जो उसका कलर है, क्योंकि ज़्यादा जो चमकीला लाल कलर होता है वो अच्छे तरह से मार्केट में बिकता है। तो कलर की जो यूनिफॉर्मिटी है वो बहुत अच्छे से बनती है इसको लगाने के बाद में। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी अगर जो प्रोपाइलिन बैग्स हैं उनको बांधने की वजह से उसमें जो फल छेदक कीट है वो ऊपर अंडे नहीं दे पाता है और उसका प्रकोप नहीं होता है। इसका प्रकोप नहीं होने से आपके जो कीटनाशकों का जो अतिरिक्त खर्च है वो बच जाता है। तो आपका जो बैग है उसका जो कॉस्ट है उससे आपको निकल जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण फायदा ये है। और इसके साथ में एक फायदा ये है कि जहाँ पे आपने बैगिंग की है उस जगह के फल है उनका साइज भी बढ़ता है और उसमें फटने की समस्या बहुत कम होती है और उनकी भंडारण अक्षमता ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो बैगिंग का है किसान, हालांकि ये बोलते हैं कि ये बहुत लेबोरियस टास्क है, इसको हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि पौधे की जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस तक किसान पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर फिर भी इसके जो कॉस्ट लगाने का जो कॉस्ट है, समय है, उसको अगर कीटनाशकों का छिड़काव और फल फटने की जो कॉस्ट है
उसको लगा करके देखेंगे तो यह आपको काफी आमदनी वाला जो सौदा है वो रहेगा, क्योंकि इससे आपका जो उधर का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और इसके लिए अगर आपको समस्या हो रही है तो बहुत सारा जो लीची में कैनोपी मैनेजमेंट है, क्योंकि जो आपको बीच वाली शाखाएं हैं वो निकालनी रहती है, पौधे की एक निश्चित हाइट रखनी होती है जहां तक स्प्रे पहुंचता है, तो उन बगीचों में आपको बैगिंग करना बहुत आसान रहता है। यानी सघन बागवानी की जाए तो बेहतर रहेगा। यस, जो इसके साथ में क्योंकि जो पौधे की अगर हाइट कम रहेगी तो स्प्रे भी करना और बैगिंग करना भी आपको इजी रहेगा। और ऐसे वाले जो फल है उसको आपको जो भेजना है, जो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक रहेंगे और उसका आपको मार्केट में प्राइस भी ज्यादा मिलने की संभावना है। तो बैगिंग के बहुत सारे फायदे हैं और बैगिंग जरूर करनी चाहिए किसान भाइयों को। चलिए बिल्कुल, देखिए उचित समय अभी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर जयपाल हमें जैविक खेती की बात बता रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर दिनेश आपसे थोड़ा सा मैं लीची के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्या जो हमारा लीची का फल है या दूसरे फल है उनकी खेती भी हम सफलतापूर्वक हमारे जो किसान हैं वो जैविक विधि से कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूँगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। आम के पौधे मैडम के पीछे से जो आम का पेड़ 1 साल का है उसको हम क्या कर रहे हैं अभी? आम का पेड़ जी 1 साल का है, तो आप चाह रहे हैं कि जैविक रूप से उसको आगे बढ़ाएं? उसमें जैविक खाद दे सकते हैं? चलिए बिल्कुल, मैं भी कुछ ऐसी जानकारी देना चाह रहा था। बड़ा अच्छा समय है जी। सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रमाणीकरण के लिए आपको तय करना होगा कि आम आप अपने देश के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर रहे हैं या उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर बड़ा बगीचा है आपका तो आप हो सकता है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कराएं, यानी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आपको आज से या कल से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3 साल का समय लगता है। अगर आप जितना लेट होते जाएंगे उतना देर आपको होती जाएगी। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, पीजीएस में करवाएं या एपीडा में थर्ड पार्टी में कराएं। इसके बाद आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। समय स्टार्ट हो जाएगा यानी 3 साल का जो समय है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और 3 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जी। अब क्या है, ये जो दौरान है 3 साल के दौरान आपको जो मानक हैं जैविक खेती के उनको अपनाना होगा। फसल उत्पादन के जो मानक हैं उनको अपनाना होगा। ये मानक मोटे तौर पे यही हैं कि रसायनों का प्रयोग नहीं करना, जो भी परमिटेड चीज़ें हैं, जो भी उसमें अलाउ की जाती हैं, सिर्फ उनका ही आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ अपने आम के बाग में शुरू के 2-3 साल 4 साल आप बड़े आसानी से अंतर फसली खेती भी कर सकते हैं। उसमें आप तिलहन फसल, दलहन फसल या सब्जी की फसल जो भी आपको ठीक लगता हो उसको अपना सकते हैं। आम में तो आप पपीता भी उगा सकते हैं। पपीते का समय हालांकि अब हो सकता है निकल गया हो, फरवरी मार्च में होता है, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो अंतर्वर्ती खेती है उसको भी इसमें कर सकते हैं। और 3 साल के बाद वैसे भी आपका 4-5 साल में आम आएगा, 3-4 साल के बाद जो आपकी फसल आएगी वो आपकी जैविक फसल हो जाएगी और आपको अच्छी आमदनी मिलने की संभावना रहेगी। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ जो दूसरे फल हैं उनकी भी अगर वो चाहे तो जैविक रूप से खेती कर सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि भाई लीची की बात है, कोई भी फल है हमारा, कोई भी सब्जी है, किसी भी जो हम फसल उत्पादन करते हैं उसका जैविक उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम आजकल जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का जैविक उत्पादन किया जा सकता है। चाय का, कॉफ़ी का, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है खेती बाड़ी का। आपके एनिमल के प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध है, गाय का दूध ऑर्गेनिक मिल्क मिल रहा है, अंडा ऑर्गेनिक मिल रहा है, या आपका जो भी आप देखें, कपास तक लोग ऑर्गेनिक कपास पसंद करते हैं कपड़ा पहनना। इसी तरीके से मछली का उत्पादन, श्रिम्प का उत्पादन, जो भी हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनका भी उत्पादन हम जैविक तरीके से कर सकते हैं और उसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ ही समय हम मान सकते हैं कि जब हमारी जो कृषि है वो जैविक कृषि हम कह के उसको आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे ना सिर्फ 1 राज्य 2 राज्य बल्कि इस फहरिस्त में और भी जो नाम है वो जुड़ सकेंगे, पूरी तरीके से जैविक रूप का दर्जा जिन्हें मिलेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल जानना चाहेंगे आपसे, जो किसान हमारे लीची की बागवानी करते हैं उनकी समस्या कभी कभी ये रहती है कि जो फल का आकार है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, वो छोटा रह जाता है और उनको लगता है शायद अगर अभी के समय खाद दिया जाएगा तो कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। क्या ऐसे जो ये धारणा है ये सही है या इसमें उन्हें कुछ और एहतियात बरतनी होगी यहाँ पर? जैसे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से
अच्छा सवाल पूछा है कि इसी समय में, क्योंकि जो फल का जो बढ़ने की जो अगर फल आपका छोटा रह रहा है तो उसमें मुख्य रूप से अगर उन्होंने जो पानी पहले से अगर पानी देना, क्योंकि जैसे ही लीची का फल जमा हो जाता है, लॉन्ग साइज में आ जाती है, उस समय से पानी देते रहना है। पानी नहीं देने से उसमें जो उसका जो फ्लैश रहता है, गुद्दा जिसको बोलते हैं, वो कम बनता है। तो उसकी वजह से आपका जो फल का साइज है वो छोटा रह जाता है। कई बार इसमें रिकमेंड किया जाता है कि आपको इसमें प्लानोफिक्स का स्प्रे भी करना होता है पहले, उससे फल का जो साइज है वो बढ़ता है। लेकिन अभी के समय में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर लीची का फल छोटा रह रहा है और उसमें जो फल के फटने की समस्या भी हो रही है, तो दोनों केस में पहले आप सिंचाई का उचित प्रबंधन कीजिए, सिंचाई अच्छे से करनी है। दूसरा, क्योंकि कई जो जैसे झारखंड में है, अभी आपका लीची का समय निकल गया, इसमें पोषक तत्वों का आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार में है, जो पछेती जो किस्में हैं उनमें, या मध्यम और पछेती वाली जो किस्में हैं उनमें अभी इसी समय में बोरोन प्लस जिंक का 2-2 ग्राम प्रति लीटर मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस छिड़काव से जो फल का जो साइज है वो काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावना उसमें रहेगी, क्योंकि ये अभी आपको बहुत जल्दी करना है, अदरवाइज जो समय है वो निकला जा रहा है। तो आप इसमें पोषक तत्वों का, सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन और जिंक का आप छिड़काव करके फल की साइज को, साथ में जो सिंचाई है उसकी उचित व्यवस्था रखते हुए फल की साइज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका संतोष जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश हम कर रहे हैं इनका सवाल हम ले पाएं। हेलो, फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है संतोष जी के साथ, कोशिश करेंगे इनका जो सवाल है वो हम ले पाएँ। आगे भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किसानों को मिल सकता है जैविक खेती के ज़रिए, या जो किसान लीची की बागवानी कर रहे हैं वो कैसे ना सिर्फ उसकी जो मिठास है बल्कि मुनाफे की जो मिठास है वो भी चख पाएंगे। ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जैविक खेती के बारे में और साथ ही लीची के जो फलन है उसमें किस तरह की देखभाल की भी आवश्यकता है जिससे और बेहतर जो फल है वो हमारे किसानों को मिल पाए। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इन दोनों विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है वो लगातार टीवी पर आप देख सकते हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं उनके मुकाबले जो जैविक फसल होगी हमारी, उत्पाद जो होगा उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्या उसी हिसाब से हम मान के चलें कि इसी अनुपात में किसान का जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है और किसान को अपनी अगर आमदनी को बढ़ाना है या अपनी जो उसकी इनकम है उसको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प है जैविक खेती? बिल्कुल, आमदनी बढ़ाने में और ओवरऑल हर चीज़ में जो है मतलब सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, टिकाऊपन लाने के लिए जैविक खेती काफ़ी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण कम होता है, जल प्रदूषण कम होता है, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ता है जी। और जहाँ तक पैदावार की बात है तो पैदावार इसमें ज़रूर कम आती है। शुरू में आपको पैदावार हो सकता है 25-30% कम मिले। ये निर्भर करता है किन क्षेत्रों में आप जैविक खेती अपना रहे हैं। अगर आप जो असिंचित क्षेत्र हैं, जो हमारे बारानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जैविक खेती शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे उत्पादन में गिरावट कम आती है। इसी तरीके से जो हमारे सघन खेती वाले इलाके हैं वहाँ पे अगर अचानक आप जैविक खेती आरंभ करते हैं तो वहाँ पे गिरावट उत्पादन में ज़्यादा आती है। ये 30-35-40% तक गिरावट आ सकती है। तो जो उत्पादन में कमी आती है शुरू में, वो आपको अधिक पैसे से कंपनसेट हो जाती है। दूसरे इसमें लागत भी कम आती है, क्योंकि आपको जो महंगे रसायन हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ जो फार्म पे आपके उत्पाद हैं, कंपोस्ट खाद है या गोबर की खाद है, उन्हीं का आपको प्रयोग करना है। तो ऐसे करके इसमें लागत कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर लगातार आप जैविक खेती करते हैं तो इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है जी। क्योंकि जैसे मोटे तौर पे जैसे गेहूं में आप 5 पानी लगाते हैं, 6 पानी लगाते हैं, लेकिन अगर आप जैविक विधि से लगातार गेहूं का उत्पादन करते हैं किसी अन्य फसल का, तो उसमें सिंचाइयों की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी की संरचना का सुधार होता है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो कुल मिला के 25 से 30% तक आपको जो है ज़्यादा प्राइस मिल सकता है इनका उत्पादों का, और जिससे आपका जैविक खेती से मुनाफा हो सकता है। पैदावार जो शुरू में आपके कम आती है, 6-7 साल अगर आप लगातार जैविक खेती करते रहें तो आपको परंपरागत खेती के बराबर पैदावार मिलनी शुरू हो जाएगी और फिर आपका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, और इसके लिए देखिए सरकार अलग अलग जो योजनाएं हैं वो भी चला रही है, जहां से आपको सारी जानकारी जो है वो मिल भी सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे और किस तरह का जो प्रबंधन है वो इस समय में हमारे जो लीची के किसान हैं उनको अपनाना चाहिए अच्छे मुनाफे के लिए। जैसे हमने बात की है कि अभी जो लीची के जो किसान हैं उनके प्रबंधन में हमने कीट का, पानी का, सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमने बात की, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण जो विषय था वो हमसे छूट गया, वो था कि इसमें अभी इसी समय में कुछ कवकनाशी जो, क्योंकि पहले हमने बात की थी श्याम वर्ण बीमारी और जो फल चिपटा रोग है वो उसके होने की संभावना काफी रहती है जी। जो फल में ऐसे लगता है कि जो सनबर्न हुआ है उसके जैसा ही दिखता है, लेकिन ये बीमारी आजकल बहुत बढ़ रही है। तो इनके रोकथाम के लिए अभी किसान भाई अगर उनको लग रहा है कि उनके जो फल सूख रहा है, फल के कई बार वो देखते हैं कि डंठल के पास से सूख करके पूरा फल सूख जाता है, तो इन जो बीमारियों की रोकथाम के लिए या तो एजोक्सीस्ट्रोबिन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या डाइफेनोकोनाजोल को 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक बार जरूर छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जो फल का जो कीपिंग क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी बाद में, अगर उसमें बीमारियां अभी से नियंत्रित होंगी तो, और उसके साथ में फल को जो गिरने वाली और फटने वाली समस्या है वो भी कम होगी। तो ये इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। चलिए, इस बात का ख्याल रखना होगा किसानों को। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र शोलापुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर, मैं जी सोलापुर महाराष्ट्र से मल्लीनाथ बिराजदार बोल रहा हूँ सर। जी मल्लीनाथ जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? लीची महाराष्ट्र में सोलापुर में आ सकता है क्या सर? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर जयपाल, सोलापुर महाराष्ट्र में क्या लीची की बागवानी की जा सकती है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक।
मुझे नहीं लगता है कि सोलापुर में वहाँ पे लीची हो पाएगी। हालांकि फिर भी जो लीची के कुछ एरिया जो डिसाइड किए गए हैं, ये जो मुख्य रूप से जो लीची उत्पादित क्षेत्रों के अलावा जो दक्षिण भारत में कुछ कर्नाटक तमिलनाडु में, लेकिन सोलापुर को जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है और लीची के लिए ज़्यादा तापमान इतना अच्छा उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट होने के साथ साथ इसमें तापमान और जो इसमें और है कि जो वहाँ पे क्योंकि सोलापुर में तो पाला तो नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो सॉइल है वो कैल्केरियस सॉइल होने से इसका स्वाद, लीची का स्वाद बढ़ता है और उसका जो फलन है वो अच्छा होता है, जो बिहार में पाई जाती है। और उसके साथ में जो आपका बंगाल है, ये झारखंड है, जो उत्तराखंड वहाँ पे होती है। तो जो जलवायु के हिसाब से जो सूटेबिलिटी है और जो एनआरसी लीची का रिकमेंडेशन है, उस हिसाब से वहाँ पे जो लीची की जो खेती है वो लाभप्रद नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर डॉक्टर जयपाल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद। तो लीची के बारे में जानकारी दे रहे थे हमें डॉक्टर जयपाल, और खासतौर से जो बिहार की लीची है, देखिए उसको तो जीआई टैग भी अब मिल चुका है, यानी वैश्विक स्तर पर भी अगर बात की जाए तो बिहार की लीची जो है अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। और खासतौर से अगर जैविक खेती की हम बात करते हैं डॉक्टर दिनेश, तो ना सिर्फ जल या इसके साथ साथ ज़मीन, जलवायु और जीवन, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनकी और बेहतरी के लिए शायद जैविक खेती जो है उसको भी जोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, हर तरह की गुणवत्ता के लिए जैविक खेती हमारी लाभकारी हो सकती है। जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोषक गुणता है, इसकी गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी होती है। दूसरे, जब हम जैविक खेती करते हैं तो हमारे पर्यावरण का कम से कम प्रदूषण होता है। अगर हम तुलना करें हमारी जो केमिकल फार्मिंग है या जो परंपरागत खेती किसान भाई आजकल करते हैं जी, उसकी तुलना में। दूसरे, मिट्टी का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी आम खेती है, अगर उसमें देखें हम तो बहुत ज़्यादा उसमें जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है, असंतुलन हो गया है पोषक तत्वों का। उसकी आपूर्ति के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए हमें जैविक स्रोतों को डालना ही पड़ेगा। और जैविक खेती इस दिशा में एक अच्छा कदम है। साथ ही साथ लंबे समय में इससे हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है। कुल मिला के है कि उत्पादन इससे टिकाऊ होने की संभावना ज़्यादा है। और इसको ऐसा नहीं है कि पूरे देश में सब जगह ही लगाना है, लागू करना है। जो खास एरिया है और खास फसलें, सिर्फ उन्हीं में जैविक खेती की प्राथमिकता है हमारी देश की। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर समय पे हम जैविक खेती करेंगे। तो जैसे आप तमाम तरह के सितारे होते हैं, तारे होते हैं, हजार तरह के खेती के तरीके हैं अपने, तो ये भी एक तरीका है। और ये तरीका निश्चित तौर पे एक अच्छा तरीका, एक टिकाऊ तरीका जी, एक बेहतर तरीका, एक बेहतर पद्धति जिसके जरिए आपको और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। फिलहाल डॉक्टर दिनेश, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इतना महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से आपने बताया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने ना सिर्फ जैविक खेती के बारे में, बल्कि किस तरीके से आप जो लीची का फलन है वो कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, सारी जानकारी आज के कार्यक्रम में आपने ली। अब चलिए आपको बता देते हैं हमारे जो कल का क्या विषय रहेंगे, जिससे आप पहले से सवाल अपने तैयार कर लें। कल बात होगी औषधीय पौधों की खेती की, और इसके साथ ही धान की नर्सरी और प्रारंभिक देखभाल। अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें इसके लिए ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और बारी आखिरी विकल्प, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और अब आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी, इस QR कोड को स्कैन करके, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।